तो हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो अब हम आ गए हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 4 है जो आपका, वो कौन सा है? हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता भी चलने वाली है, क्योंकि ठीक है हम नॉर्मली पढ़ते आए थे ना कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या होती है, कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हम बस पढ़ लेते थे। ठीक है, इसमें हम एकदम क्या किससे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम शेप पढ़ेंगे कि जो हमारा सिर्फ 3 ही तो एटम होते थे सिर्फ किसमें, वाटर में, लेकिन उसका स्ट्रक्चर लीनियर ना होने की वजह, ठीक है, क्या होता है, बेंट क्यों होता है। तो ये वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, ये इसी बेस पर है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे किस पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, चलो देखो फिर। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, उसमें है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन को हमें बताना है। ठीक है, तो चलो ठीक है बताते हैं हम कि अगर क्या हो कि दो एटम हो, 2 एटम, ठीक है, एक दूसरे के पास आ जाएं, कम क्लोजर टू ईच अदर, ठीक, अब होगा क्या, या तो उसमें रिपल्शन होगा या तो उसमें अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर 2 एटम है कोई, ठीक है, अगर 2 एटम है, ठीक है, उसमें क्या होगा, या तो तुम्हारा रिपल्शन होगा या तो तुम्हारा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यही फोर्स होते हैं ना। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, अब देखो अगर एक टाइम के बाद होता क्या है कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इतने पास आने लगते हैं क्या तुम्हारे एटम्स, ठीक है, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हो जाता है वीक। ठीक है, जब वो वीक हो जाएगा तो कौन सा फोर्स हावी हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा अट्रैक्शन वाला। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से कि जो एटम है वो एक दूसरे से हो जाते हैं कंबाइन। ठीक है, हो जाते हैं कंबाइन, और फॉर्मेशन लिंक किस चीज से हो जाते हैं, फॉर्मेशन किस चीज का हो जाता है, केमिकल बॉन्ड का। समझ गए बात? मतलब मैं तुमसे बोलूं, ठीक है, थोड़ा सा हम अगर अब डीप में जाए, ये तो नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, ठीक है, कि भाई 2 एटम को हमने साथ में रखा, प्लेस करा, पास लाते गए तो क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो एक टाइम के बाद वीक हो जाता है, और जो तुम्हारा डोमिनेट कौन सा करने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने लगेगा। एक टाइम बाद वो हो जाएंगे लिंक, और उसी लिंकेज को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। समझ गए बात? ये तो बहुत ईजी था। अब हम इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म में अगर देखें कि ये जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये है एक एटम, ये तुम्हारा एटम है, ठीक, ये उसके अंदर कुछ ऑर्बिट प्रेजेंट है, और जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है उसको हम वैलेंसी शेल बोलते हैं, हमें पता है अच्छे से। ठीक है, अब एक और एटम है ये जो है, ठीक है, हम अब दूसरे टर्म में अगर बोलूं कि इसका न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक टाइम बाद ये जो है इसके ओवरलैप कर जाता है, मतलब कि ये वाला न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने साइड। तो एक टाइम बाद क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, इसके न्यूक्लियस ने खींचे इसके इलेक्ट्रॉन, तो एक टाइम बाद ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा क्यों नहीं घुस गया भाई, पूरा का पूरा क्यों नहीं चला गया, क्योंकि भाई रिपल्सन भी तो लगेगा ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन नाम की भी तो चीज है, इतना भी तो नहीं कि वो पूरा ही खत्म हो गया। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के बीच में भी तो कुछ रिपल्सन होगा ना, ठीक है, इसलिए वो पूरा का पूरा जाके नहीं घुस गया। ठीक है, तो देखो जब ये ओवरलैपिंग होगी तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपस में बंध गए हैं, बॉन्डेड हो गए हैं, ये लिंक हो गए हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। समझ गए बात? अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है ये जरूरी क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग है उससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब मान लो इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव थे, लेकिन जब इनने कंपाउंड बना लिया तो इनकी एनर्जी हो जाती है लो, ठीक है, इसलिए
केमिकल बॉन्डिंग जरूरी है। एनर्जी अगर हो गई लो तो वो होगा स्टेबल, ठीक है, अगर वो होगा स्टेबल तो वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव। रिलेट करते चलो, देखो क्या हो गया, इनकी एनर्जी पहले थी हाई, ठीक है, एनर्जी थी हाई किसकी, जब वो नॉन बॉन्डेड थे, मतलब जब वो बॉन्डिंग नहीं बनाई थी उनने। अब जब क्या हो गई बॉन्डिंग, तो इनकी एनर्जी भी हो गई थोड़ी सी कम। अब जब एनर्जी कम हो गई तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई मतलब ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, ये हो जाएंगे लेस रिएक्टिव। तो 3-4 पॉइंट तो तुम सीधे सीधे यहीं से लिख सकते हो कि जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, पहला उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए, रिएक्टिविटी कम हो गई, दूसरा उसको स्टेबल करने के लिए, तीसरा उसकी जो एनर्जी पहले हाई थी उसको कम करने के लिए। समझ गए 3 पॉइंट, समझ गए ना ये बात। चलो ये तो हमारा हो गया क्या कि बनता क्यों है, ठीक है, ये बनता क्यों है। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसका यूज वगैरह होता है कि नहीं होता है, ये क्या कंपाउंड वगैरह बनता ही है ना हमारा, और बहुत टाइप के केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ गए ना ये बात, ठीक है, समझ गए बात। चलो और एक और चीज थी, एक और चीज क्या थी तुम्हारी, कि जब केमिकल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो एटम्स क्या करेंगे, अपने ऑर्बिट को अटेन करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए क्या करेगा, वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सॉरी क्या करेगा वो तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो स्टेबल, स्टेबल तो एनर्जी कम, एनर्जी कम तो लेस रिएक्टिव। समझ गए बात। देखो जैसे कि हम बात करते हैं NaCl की, Na और अगर Cl रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बनाता है NaCl, सबको पता है, ठीक है। इधर है क्या, इधर इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है, और यहां पर देखो यहां पर क्या है 287। लेकिन जब ये कंपाउंड बनाएंगे, समझ गए, जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका है 28 और इसका क्या है तुम्हारा 288, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब देखो क्या इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, जी हाँ बिल्कुल है, ये देखो इसका ऑक्टेट 8 कंप्लीट, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ऑक्टेट यही होता है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी में है वो कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं ना ऑक्टेट, ठीक है। तो इसका कंप्लीट है, तो 2 अटेन 4 पॉइंट हो गए अब तुम्हारे, 2 अटेन क्या ऑक्टेट, ठीक है, फिर स्टेबिलिटी, फिर लेस रिएक्टिविटी, फिर एनर्जी को कम करने में, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा केमिकल बॉन्ड, और फॉर्म कैसे होता है, जब एक दूसरे के वो आने लगते हैं पास, और बनेगा या तो वो क्या करेंगे तुम्हारे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। चलो तो ऐसे बनते हैं बॉन्ड, और इसके टाइप भी होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए बात, अभी तक तो समझ गए, चलो इतना ही समझना था अभी, और आगे आएगा। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट लुईस डॉट सिंबल फॉर एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। लुईस डॉट सिंबल, अब लुईस कौन है, डॉट सिंबल क्या होता है, यही बात पूछोगे ना आप, ठीक है। तो ये तो तुम पढ़ के आ चुके हो, ठीक। लुईस कौन थे, जिनने क्या दिया था, ऑक्टेट का रूल भी दिया था, ठीक है, और उन्होंने ने क्या बताया था कि कोई भी अगर एटम प्रेजेंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा उसका न्यूक्लियस, ये उसके हो गए ऑर्बिट, ठीक है, ये हो गए उसके शेल्स, और उनने क्या बोला था कि जो लास्ट शेल है, ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा वैलेंसी शेल, वैलेंसी शेल, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही बोला था। और जो बाकी का पार्ट है मतलब कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस बाकी के इनर शेल, बाकी के इनर शेल, उसको ही उनने नाम दिया था कर्नल। याद आ रहा है, याद आ रहा है, 2 साइंटिस्ट थे ना, लुईस और कॉसेल, ठीक है, उनने ही ये नाम वगैरह दिए थे, एक दिया था कर्नल, और इसी को भी इसको बोलते हैं कोर भी, जैसे कि अर्थ का कोर होता है, कोर क्रस्ट, क्रस्ट और कोर वगैरह होते हैं ना, तो कोर क्या है अंदर का पार्ट, मतलब इनर शेल, ठीक है, इनर शेल और प्लस न्यूक्लियस को ही बोलते हैं कर्नल, और सबसे आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल है उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी शेल, और उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझ गए ये बात, ठीक है। इन्होंने दिया था ऑक्टेट का, ऑक्टेट के अपन ने अभी डिस्कस भी किया था, और भी अभी आएगा अच्छे से तो वो देखेंगे, ठीक है। सुनो, तो ये दिया था। अब लुईस डॉट सिंबल क्या है, डॉट सिंबल क्या होता है, देखो
इनके मतलब कोई भी एक एलिमेंट है मान लो, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है क्या 2 8 4 है मान लो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एलिमेंट का नाम मत लिखने लगाना तुम लोग, ठीक है। 2 8 4 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें से कर्नल कौन सा पार्ट होगा, 2 8 पार्ट होगा तुम्हारा कर्नल। और वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, ठीक है। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को उन्होंने एक नोटेशन दिए थे, ठीक है, उन्होंने क्या दिया था, कैसे रिप्रेजेंट करा था वो देखो। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को उन्होंने रिप्रेजेंट करा था डॉट से, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा डॉट किसके सराउंड, उस एलिमेंट के सिंबल के सराउंड, ठीक है। समझ गए बात। देखो ये जो ई है, अगर मेरे को क्या लिखना है, जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लिखना है, तो मैं इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझ गए बात, ठीक। तो ये था तुम्हारा लुईस डॉट सिंबल, कुछ ऐसे ही था, समझ गए बात, ठीक है। और अभी लुईस की थ्योरी में हमें जाना है नहीं, ठीक है, उसकी भी थोड़ी अच्छी खासी थ्योरी है, ऐसा नहीं है, ठीक, इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं जाना है, ठीक। चलो इतना था, इतना तो नॉर्मल बता दिया। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। वो क्या कह रहा है, राइट लुईस डॉट सिंबल्स फॉर एटम्स। तो हमें ये एटम्स दिए हुए हैं, हमें लुईस डॉट सिंबल बनाने हैं। अब ये नहीं, ऐसा मत करना कि जैसे मैग्नीशियम लिखा है एटॉमिक नंबर 12 तो 12 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, नहीं, सिर्फ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लगाने भाई। देखो अब चलो हम वापस आते हैं, बनाते हैं। ये है मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर को मतलब एटॉमिक नंबर को कैसे शो करते हैं, Z से, ठीक, Z से। इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं है चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 2, यही होगा, ठीक है। तो इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, वो कौन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको कैसे शो करोगे तुम, मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका किसका किसका, मैग्नीशियम का। चलो अब देखो आता है तुम्हारा सोडियम। सोडियम की बात करते हैं हम, माथे पे बिंदु लगानी, ठीक है। अब देखो Z इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 11, ठीक, Z इज इक्वल टू 11, एटॉमिक नंबर 11। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 8 1, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, लगा दो एक बिंदी, ये हो जाएगा लुईस डॉट सिंबल ऑफ सोडियम। अब उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे देखो, ये है तुम्हारा ऑक्सीजन, Z इज इक्वल टू 6 की 8, 6 की 8 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2, अब बताओ 6 की 8, अब 6, ठीक है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, समझ गए बात, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है। तो बस लगा दो अब, मतलब कि अब मगर मैं तुमसे पूछूं इसकी वैलेंसी कितनी होती है, फिर वैलेंसी कैसे निकालोगे, ठीक। एक चीज और आई थी, अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर तुम्हें वैलेंसी निकालनी है तो, ठीक है, तो किसी के अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से वैलेंस निकालना है, अगर 4 से ज्यादा तुम्हारी क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम काय से माइनस करते हैं, 8 से, समझ गए बात। मान लो ये तो एडिशनल बता रहा हूं थोड़ा सा, देखो 6 है, ठीक है, 6 को तुम क्या से माइनस करोगे, 6 8 माइनस 6, तो कितने वैलेंस कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की, कितनी हो जाएगी 2, ठीक। अब इधर आ जाओ, अब तुम्हें करना क्या है, इसको 6 को अरेंज कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। चलो अब ये आता है तुम्हारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है तुम्हारा 7 होता है, कितना होता है, 5 होता है, ठीक। सुनो 5 होता है, बोरॉन का 5 होता है, 7 नहीं होता, ठीक है। चलो नाइट्रोजन का होता है 7। अब देखो नाइट्रोजन Z इज इक्वल टू 7, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 2 और 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5, क्या हो जाएगा 2 और 5, और एटॉमिक नंबर 7। तो इसको अरेंज करो, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका, लुईस डॉट सिंबल ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद ब्रोमीन का भी आप तो इजीली बना लो, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, ठीक है। अब इतना लंबा लिखते नहीं बैठेंगे,
ठीक है, क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। क्यों पीरियोडिक टेबल पढ़ी है और हेलोजन को चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो उसके वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 होंगे। तो बना दो Br 1 2 3 4 5 6 और ये 7, समझ गए बात? ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन का, समझ गए बात? चलो एक बार क्या करते हैं, इसको हम अच्छे से अच्छे वे में लिख लेते हैं। सुनो देखो, Mg का कितने थे? Mg के थे 2, तो हमने 2 लिख दिए। उसके बाद सोडियम के कितने थे? 1, तो हम 1 लिख देते हैं। ठीक, अब ये क्या है तुम्हारा? बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है तुम्हारा? बोरॉन छूट गया था क्या? चलो ठीक है, बोरॉन का कितना होता है तुम्हारा? 5, मतलब 2 और 3, तो इसके ऊपर कितने होंगे? 1 2 और ये 3, इतने होंगे। ठीक है, छूट गया तो क्या यार, इतने तो बता दिए थे, कर ही लोगे। ठीक, ये होगा तुम्हारे 3। उसके बाद आएगा फोर्थ क्या तुम्हारा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर कितने थे? 6, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ नाइट्रोजन के ऊपर कितने थे भाई? नाइट्रोजन के ऊपर कितने थे? 5 थे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, 1 2 3 4 5 लगा दो। ठीक, चलो लास्ट पे आओ। लास्ट क्या है तुम्हारा? ब्रोमीन। उसका एटॉमिक नंबर 35। चलो लिखो क्या होगा तुम्हारा इसका ब्रोमीन का? Br 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और अगर वैसे लिखना है तो 2 8 18 फिर आएगा 7, समझ गए बात? ठीक है, ऐसे करोगे तो हो जाएगा, यही होगा ना, इतनी होगा। देखो 2 8 18 और फिर 7, ये होगा 10 10 28 और 7 35 हो गया 35, ये हो जाएगा 35। अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लो Br 35 इज इक्वल टू 2 8 18 7, समझ गए? और ब्रोमीन का रह गया होगा तो ब्रोमीन का ये लिखा है एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, समझ गए बात? चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। देखो अब क्या है कि नेक्स्ट है हमारा राइट लुईस सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग एटम एंड आयन। एटम भी दिए हैं और आयंस भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम उसको अलग टर्म में बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों को आगे के लिए भी करना है ना। ठीक, और आगे तुम्हारा ये टर्म आएगा। पहली टर्म बोलेंगे अगर एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है कोई भी चीज तो उसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे अगर सिंबल प्रेजेंट है, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब कुछ आयन प्रेजेंट में है, तो उसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लेकिन इसमें हम इसको आयन बोलेंगे और बाकी सिंपल को हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। सुनो, पहला दिया है तुम्हें सल्फर एंड S2 आयन, मतलब सल्फर ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू कितना होगा? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। ठीक है, तो 2 8 6। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है? लुईस सिंबल से डिनोट करना है ना इसको। ठीक है, तो सल्फर के ऊपर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो ग्राउंड स्टेट में सल्फर के ऊपर 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अब एक्साइटेड स्टेट है, मान लेते हैं हम S2 माइनस, S2 माइनस को हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट ES, S2 माइनस। 2 माइनस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लिए होंगे, और लेने वाली को क्या बोलते हैं हम? एंथैल्पी को क्या बोलते हैं हम? कौन सी एंथैल्पी होती है? वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ऐसे जो थोड़े थोड़े टर्म आप स्टार्ट कर दो बोलना। ठीक है, क्या होगा तुम्हारा? ये होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे। ठीक है, चलो अब इसके अंदर क्या होगा? 2 8 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या होगा? 8 2 8 8। ठीक है, एक चीज और इससे सोच लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका क्या कंप्लीट हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट। बस ऐसे रिलेट करते चलो, सब होता जाएगा। अब बनाओ इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया इलेक्ट्रॉनिक। क्या बन गया तुम्हारा? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इस टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है? 2 माइनस, तो बस ब्रैकेट 2 माइनस, ये बन गया किसका? सल्फर का। तो इधर लिख लो सल्फर का 1 2 3 4 5 6, और दूसरा क्या बना तुम्हारा? सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 माइनस, ये बन गया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं हम, एल्यूमिनियम। देखो अब हमारा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 2 8, कितने बचे? 3 बचे ना, 3 2 8 3। तो बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? अब 3, तो लगा दो Al 1 2 3, सिंपल, यही था तुम्हारा। अब उसके बाद एक्साइटिंग स्टेट में जब उसने कंपाउंड वगैरह किसी के भी साथ अगर वो बना रहा है, ठीक है, तो उसकी Al3+। ठीक है, तो अब देखो Al3+ अब लगा है प्लस, तो इसने क्या करा होगा?
इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, दे दिए मतलब ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन, कुछ तो एनर्जी लगी होगी तो उसको क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझ गए बात, आयोनाइज हो गया। चलो ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए होंगे, 2 3 दे दिए तो क्या होगा 2 8, बस। अब फिर से देखो 8 आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट, समझ गए बात, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया। सुनो, अब जिसके भी साथ गया होगा स्टेबल हो गया होगा। अब बना दो Al, अब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तुम्हें तो बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है 3+, तो यहां पे हम लगा देंगे 3+, तो आप बस इधर लिख दो Al 1 2 3 प्रेजेंट थे पहले, और जब Al 3+ हुआ तो कितने हो गए, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये Al है, ये अकेला नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन छोटा सा है तो सीधे देख लो, सीधे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, इसके इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, एक, तो बस लगा दो 1, यहीं लगा दो, हाइड्रोजन होंगे 1। अब देखो ये माइनस है, माइनस है ना ये, देखो, और अच्छा इसका नाम क्या होगा ये बताना जरा, ये तो एल्यूमिनियम हो गया, H+ होता है तो हमें क्या बोलते हैं हम उसको, हाइड्रोनियम, ऐसे कुछ बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारा, ये हाइड्राइड होगा ना, ठीक है, जिसके साथ भी जाएगा वो क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा, ठीक। सुनो अब यहाँ पे क्या है H-, मतलब उसने क्या करा, एक्साइटिंग स्टेट में आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ठीक है। अब इसमें क्या ही लिखे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, बस बना दो H1 1 और ये 2, तो ये कितना है इसके ऊपर टोटल चार्ज माइनस, तो हो जाएगा माइनस। थे सिंपल, काफी ज्यादा सिंपल थे ना, क्योंकि अब तुम्हें आने लगा है कि भाई सिंबल क्या होते हैं, सिंबल किसको सिंबल बोलते हैं, लुईस सिंबल क्या बताता है, वैलेंसी बताता है, तो कर लोगे तुम, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। लुईस स्ट्रक्चर बनाना है हमें, अब मॉलिक्यूल्स भी दिए हैं और कुछ आयंस भी दिए हैं, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एटम्स या फिर उसके आयंस, ठीक है। अब हमें मॉलिक्यूल दे दिए भाई, H2S दिया है, ठीक है, तो उसके कुछ होते हैं रूल, पहले देखो तुम किसको पहले लिखोगे किसको बीच में लिखोगे, हाइड्रोजन है एक्सेप्शन, क्योंकि वो करता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट, ठीक है, एक्सेप्शन है तुम्हारा कौन सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है एक्सेप्शन। एक है तुम्हारा कौन सा, बेरियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम है, क्यों क्यों है एक्सेप्शन, क्योंकि भाई ये तो ऑक्टेट कंप्लीट करता ही नहीं अपना, ठीक है, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता बेरियम, ठीक, बेरिलियम, ठीक है। सुनो पहला क्या है तुम्हें कि तुम किसको बीच में अरेंज करोगे, सेंट्रल एटम जो तुम्हारा कौन सा रहेगा, सेंटर एटम कौन सा रहेगा तुम्हारा, सेंटर एटम रहेगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए, सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे कि एग्जांपल पे हम सीधे इधर से उठा लेते हैं, चलो हम मान लेते हैं तुम्हारा कौन सा SiCl4, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है Cl, तो यहाँ पे तुम किसको लोगे, Si को लोगे, किसको कहाँ पे लोगे, बीच में लोगे, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन सा जाएगा तुम्हारा Si, ठीक। चलो सबसे पहला था तुम्हारा लीस्ट एटम को तुम क्या लोगे, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव को तुम लोगे सेंट्रल एटम, समझ गए बात, उसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, पहला कौन सा लेना है हमें, सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझ गए बात। चलो अब दूसरा क्या होता है, दूसरा सबसे पहले तुम स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करोगे काउंट, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या करोगे, काउंट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, सबको जो भी तुम्हारे बचे कुचे बच गए, कैसे बच गए, सेंट्रल एटम को बस रखा, बाकी के तो बच गए ना, बाकी के जो बच गए उनको रखोगे टर्मिनल पे, टर्मिनल मतलब कि एकदम एंड पे रखोगे, ठीक है, टर्मिनल पे रखोगे। चलो और डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा टर्मिनल से, ठीक है। और हमें सबका करना क्या है, सबसे मेन चीज हमें कंप्लीट करना है क्या, ऑक्टेट, जिसके कारण हमें मिलेगी स्टेबिलिटी और एटम को भी मिलेगी स्टेबिलिटी, ठीक है। मेन हमारा मोटो यही रहेगा कि हमें कंप्लीट करना है ऑक्टेट को, ठीक है। चलो अब फोर्थ
फोर्थ पॉइंट, अगर किसी का सेंट्रल एटम का तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जो डबल रहेंगे, जो डबल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, जो डबल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, किसकी बात चल रही है इधर, लोन पेयर की, ठीक है, उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा बॉन्ड में, उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, बॉन्ड में, ठीक है, जो आएगा तो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो कुछ इन सबको याद रखना, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, और कुछ आएगा तो पॉइंट अपन नोट करते जाएंगे। चलो पहले है तुम्हारा H2S, H पहले ही आ गया, मतलब जो हाइड्रोजन है तुम्हारा क्या है, पहले बोला था एक्सेप्शन, तो इसको रखोगे तुम बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा नहीं, कौन करेगा, सल्फर करेगा, ठीक है। तो चलो देखो सल्फर को रखो बीच में, हाइड्रोजन बचा कुचा टर्मिनल पे, ठीक है, इन सबको पहले ही सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। चलो अब हम काउंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 16 होता है, तो 286 आएगा, ठीक है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस 1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, और कितने प्रेजेंट हैं ये, 2, 1 इंटू 2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने हैं भाई, 6, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 8, तो तुम्हारे पास टोटल 8 प्रेजेंट हैं, समझ गए बात, ठीक है। और हमने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, तो ये तो हो गया खुश। अब किसको दोगे, अब हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, सल्फर का हुआ क्या, 1 2 3 4, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4, देखो 8 थे, 2 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन से, तो -4 बचे कितने, 4, और इसको कितने चाहिए, इसको भी तो 4 ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम अच्छे से अरेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक है, ये होता है रिपल्शन, तो इसके कारण ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हो जाता है तुम्हारा थोड़ा सा बेंड, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, वेस्पर थ्योरी में है, उसमें रिपल्शन होता है, ठीक है, उसमें पढ़ोगे तुम कि ये बेंड क्यों हो जाता है, समझ गए बात अभी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हाइड्रोजन सल्फर और ये ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, समझ गए। चलो ये बनेगा तुम्हारा ऐसे, ये वाला हो गया। चलो अब दूसरा देखते हैं, चलो देखो अब दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारा SiCl4, SiCl4, Si का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, सबसे पहले करना क्या है हमें, सेंट्रल एटम को बीच में रखो, सेंट्रल एटम कौन सा होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चलो मतलब Si को हमने रखा बीच में, क्लोरीन क्या है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, समझ गए, थर्ड क्यों बोला, पहला कौन सा, फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन नहीं होता। चलो अब देखो बस रख दो, पहले टर्मिनल पे रखोगे किसको, क्लोरीन को, यहाँ पे भी रख दो क्लोरीन को, फिर रख दो यहाँ पे Cl और यहाँ पे रख दो Cl, ये हमने अरेंज कर दिए, ठीक है। अब करते क्या है, हम सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, चलो करते हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 14 मतलब 284, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 4 प्लस क्लोरीन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 इंटू, और इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो होते हैं 7, हर हेलोजन के पास 7 होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 32। अब देखो 32 ये हो गया, अब होगा क्या, बस अरेंज कर दिया, और हम क्या, अब क्या करेंगे, अरेंज हमने कर दिया किसको, सेंट्रल एटम को, और अब हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल बॉन्ड से कर दो बॉन्डेड, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पे देखो हर एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से, तो सिलिकॉन क्या क्या ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, देखो 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका मतलब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर क्लोरीन के पास है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग से बना है, आधा इसका आधा इसका, ठीक है, तो काउंट पूरा होगा। तो सिलिकॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सिलिकॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हमें बचा है क्लोरीन का, क्लोरीन का बचा करना है हमें, ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, अब देखो 1 2 3 कितने 8 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 32 माइनस 8, ठीक है, कितना आएगा तुम्हारा, अगर 32 में -8, ठीक है 24 होगा। अब बस 24 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो, ठीक, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे
1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 है ना। अब इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हमने, हर एक को दिया 6। कितने क्लोरीन है इंटू 4 कितना होगा 24। तो 24 हमारे पास बचे थे 24 हमने इसको दे दिए। ठीक है, तो ये होगा किसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये होगा तुम्हारा किसका SiCl4 का। समझ गए बात। चलो ये वाला हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं हमारा कौन सा है। अब देखो दूसरा कौन सा हमारा बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 BeF2 तो Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 होता ना एटॉमिक नंबर। 4 कितने फ्लोरीन है 2 इंटू अगेन हेलोजन 7 लिख दो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 14। तो ये टोटल कितने होंगे 16, ये होगा 14 + 2 16। चलो अब Be को रखोगे बीच में, Be को रखोगे बीच में। अब ये ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा ही नहीं, ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं करेगा ये। ठीक है, अब देखो Be इसके बाद फ्लोरीन को रखोगे टर्मिनल पे, फ्लोरीन को रखोगे टर्मिनल पे और अब ये बनाएगा एक बॉन्ड इधर है ना, ये बनाएगा तुम्हारा ऐसे बॉन्ड। हमने बताया था ना कि भाई सेंट्रल मेटल कौन सा होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिंगल बॉन्ड से टर्मिनल पे रखोगे बचे कुचे को, जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं तुम्हारे और उधर हो जाएगा तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। चलो 1 2 3 4 अब कितने बचे 12 बचे है ना। देखो 4 यूज हो गए 1 2 3 4 कितने बचे 12 बचे। बस उनको अरेंज कर दो, ऑक्टेट कंप्लीट करो किसका फ्लोरीन का। ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फ्लोरीन का। लेकिन इसका नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्शन था। अब हाइड्रोजन बीच में आ जाएगा तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे है नहीं हम, क्योंकि वो तो है ही नहीं। ठीक है, उसके पास तो दूसरी शेल भी प्रेजेंट नहीं है। समझ गए बात। तो ये हो गया किसका BeF2 का। समझ गए बात, ये हो गया उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे तुम्हें अरेंज बस तो करना ही था। चलो अब दूसरा देखो अब हमारा कौन सा है CO3 2- CO3 2- जो 2- है मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। वो कहाँ पे आए होंगे आउटर मोस्ट शेल में ही तो आए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी क्या हो जाएंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, उनको भी काउंट करना ही पड़ेगा। देखो अब तुम्हारा कहीं ना कहीं पे एक और रूल लगेगा जो तो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था। चलो पहले तो देखते हैं ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंट्रल एटम क्या होगा तुम्हारा कार्बन। कितने ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन ऊपर रख दो, कितने बचे 2 बचे, एक इधर रख दो एक इधर रख दो, टर्मिनल पे रख दिए। अब और क्या रूल बोलता है कि भाई क्या काउंट करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। चलो ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास 4 प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 इनटू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वैलेंसी कितने होंगी इसकी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 और 6 8 होता है उसका, क्या यही होता है ना 8 होता है एटॉमिक नंबर। देखो तो ये हो जाएगा 6 2 और 6 ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएंगे तुम्हारे 18 और प्लस 4 22, 18 + 4 22। हाँ ठीक, अब 22 तो हो गए लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए हैं तो यहां पे करना पड़ेगा +2 तो ये जाएगा 24। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास 24। ठीक, चलो अब अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या अब कार्बन का कंप्लीट हो पा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वो ऑक्टेट, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सुनो, क्या करोगे अब 24 को पहले अरेंज करो, 24 को अरेंज करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हैं ही हैं। ठीक है 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 ये यहाँ पे कितने लग गए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग गए, 6 यहाँ पे लगा दो 3 4 5 6 ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 और यहाँ सब पे 6 तो हैं ही। ठीक है, तो ये हो गया 24। चलो आंसर आ गया। ठीक, ये होगा तुम्हारा आंसर। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन का तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है।
कार्बन का तुम्हारा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। तो भाई हमारा एक रूल कहता था कि अगर हमारे सेंट्रल मेटल दुखी है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इन बॉन्ड को क्या, इन जो इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को मिलके एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा था, इधर पढ़ा था। ठीक है, तो बस क्या बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा, इन दोनों को बना दो या इन दोनों को बना दो या इन दोनों को बना दो, किसी को भी बना दो। ठीक है, मतलब अब बन सकते हैं कितने स्ट्रक्चर, 3। और आगे पढ़ोगे इसी को कहते हैं रेजोनेंस। जब एक कंपाउंड के बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। चलो अब आइसोमेरिज्म मत समझ जाना, ठीक है। चलो अब इसको मैं करूं कि 2 इलेक्ट्रॉन को मैं इधर बनाता हूं तो क्या बनाऊंगा, ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए तो कितने बचे, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड, इनने बना लिया बॉन्ड तो कार्बन। ठीक, यहां पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या अब ये स्टेबल है, क्या अब ये स्टेबल है, बिल्कुल है। और टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है भाई, कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2 माइनस। ठीक है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, 2 माइनस। समझ गए बात। तो ये बनेगा तुम्हारा स्ट्रक्चर। अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। और कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 24 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तुम्हारा कौन सा स्ट्रक्चर था, ये वाला तुम्हारा, ये वाला स्ट्रक्चर था। समझ गए, समझ गए, इजी था ना, काफी ज्यादा इजी था। चलो टोटल 2 माइनस कहां से आया, क्योंकि टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना था, 2 माइनस था ना। समझ गए बात। चलो ठीक, अब देखते हैं हम दूसरा वाला, लास्ट वाला कौन सा तुम्हारा, फॉर्मिक एसिड। नाम फॉर्मिक एसिड है ना इसका। चलो ठीक, देखो फॉर्मिक एसिड क्या है तुम्हारा, HCOOH। सबसे पहले सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पॉजिटिव बोलोगे तुम, लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये कंप्लीट करता है ड्यूप्लेट। ठीक है, तो चलो बचा क्या तुम्हारा, कार्बन। कार्बन को रख दो बीच में। ठीक है, अब रख दो ऑक्सीजन को इधर बीच में और एक ऑक्सीजन को इधर। ठीक, चलो इधर रख दिया हमने। हाइड्रोजन को क्या करोगे, सबसे टर्मिनल पे रख दो, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। समझ गए बात। ठीक है, इसको बाद में भी तुम कर सकते हो, क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, चलो बाद में भी देख लेंगे हम। सुनो अब क्या करना है तुम्हें, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन के पास होता 1 प्लस, कितने हाइड्रोजन है 2, तो इंटू 2 पहले कर दो। ठीक है, अब 2 इंटू, मतलब 2 ऑक्सीजन का निकाल रहा हूं मैं, 2 इंटू ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, प्लस कार्बन के पास 4, तो कितने आएंगे ये हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 12 प्लस 4, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 18। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए, 18 आ गए। ये कितना है, 18। बस अब अरेंज कर दो। सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक एक बॉन्ड से सबको जोड़ देंगे, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, ऐसे रख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं ऐसे रख दूं, अगर मैं ऐसे रख दूं तो अब बताओ तुम, क्या ये अरेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलो देखते हैं एक बार, ऐसे बना के देखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। चलो रखते हैं, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4, कितने चाहिए, 1 2 3 4 और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पे भी 1 2 3 4, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब बचा तुम्हारा कार्बन, यहां 1 2 3 4। क्या ऐसे स्ट्रक्चर बन पाएगा, क्या ऐसे स्ट्रक्चर बन पाएगा, ना जी ऐसे नहीं बनता। ऐसे अरेंज नहीं करना है तुम्हें। तुम अरेंज कैसे करोगे, देखो कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और बचा तुम्हारा एक हाइड्रोजन इधर। समझ गए बात, हाइड्रोजन को भी थोड़ी इज्जत देना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट कराओ कार्बन के साथ। चलो अब हर को किससे बोलकर जोड़ना है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से। कार्बन, टोटल इलेक्ट्रॉन तुम्हारे 18 ही आएंगे ना, चेंज थोड़ी हुआ है। देखो क्यों किया ऐसा, क्यों किया ऐसा हमने, ऐसा हमने करा क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखेगा है नहीं, ठीक है, नहीं रखेगा वो इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, चलो इसको हम मिटा देते हैं, हम देखते हैं इधर। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन भी आएगा टर्मिनल पे। ठीक है, अब चलो हमें करना क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं जो कि सेम के सेम रहेंगे। उसके बाद अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया है, देखो एक बॉन्ड, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 को हम यूज कर चुके हैं। कितने बचे, 10 बचे ना। ठीक है, 8 को हम यूज कर चुके हैं क्योंकि एक बॉन्ड मिलके बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से। ठीक, तो हम 10 को अब हम
10 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। तो चलो अरेंज करते हैं हम। कैसे अरेंज करोगे? सेंट्रल एटम को हम देंगे बाद में। किसको देंगे? पहले टर्मिनल को। टर्मिनल पे हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्योंकि वो करता है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट। चलो ठीक है, देखते हैं। अब इसको कंप्लीट करते हैं। पहले करो किसको? ऑक्सीजन को। अगर टर्मिनल नहीं बचा तो बचे सिर्फ ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम को अभी भी लास्ट में ही करेंगे। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, 8 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दिए तुमने, 6 इलेक्ट्रॉन दिए, 1 2 3 4 5 6 दिए। ठीक, फिर 1 2 3 4, ठीक होगा 10, 6 और 4 10, और 10 इलेक्ट्रॉन ही तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे। अब क्या यहां पे तुम बताओ, कार्बन क्या कंप्लीट है? ऑक्सीजन तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की बात करें, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। ठीक है, सिर्फ रह रहा है तुम्हारा कार्बन, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कंप्लीट क्या करना है इसको? ऑक्टेट। तो हम लगाते हैं हमारा पुराना वाला रूल, उसको भूलना नहीं। क्या? जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे प्रेजेंट हैं, जो तुम्हारे डबल पेयर है, ठीक है, जो तुम्हारे डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे? ये एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये बना लेंगे बॉन्ड, तो बनेगा क्या तुम्हारा? ये बनेगा H C डबल बॉन्ड O O, और ये बचेगा तुम्हारा H। इसके ऊपर 2 ऑलरेडी प्रेजेंट हैं ही। ठीक है, इसके पास कितने बचेंगे? जब 2 इसने यूज कर लिए तो 1 2 3 4 बचेगा। अब क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हैं। क्या हाइड्रोजन कंप्लीट है ड्यूप्लेट? 1 2, हाँ है, इसके पास भी 1 2 ऑलरेडी है। अब देखते हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी क्या है तुम्हारा? ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी होगा 8। क्या इस वाले ऑक्सीजन का है? ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऊपर दिख ही रहे तुम्हें, 5 6 7 8, कितने होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इधर देख लेते हैं एक बार बना के अच्छे से। ये स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा किसका? ये स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा फॉर्मिक एसिड का, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। समझ गए बात? ठीक है, सिर्फ अरेंज तुम्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को करना है, और अरेंज इस वे में करना है कि सेंट्रल मेटल तुम्हारा कौन होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। फिर करोगे काउंट कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें? पहले भी कर सकते हो कि टर्मिनल पे बचे कुचे सेंट्रल मेटल को छोड़ के उनको अरेंज कर देना है। हाइड्रोजन होगा तो उनको अलग से अरेंज करना है, क्योंकि वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट वो करेगा नहीं। ठीक है, तो बस ये सब करना है। और एक चीज मेन, कि अगर डबल बॉन्ड क्या है तुम्हारे, अगर किसी सेंट्रल एटम का तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो रहा है ऑक्टेट, तो जो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके पास? टर्मिनल वाले के पास, या जिससे सेंट्रल एटम जुड़ा है उसके बाद वो बना लेगा डबल बॉन्ड शेयर करके। समझ गए बात? तो हमें ये करना है यूज। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब हम दूसरा वाला देखते हैं अपना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन बताने, सिग्निफिकेंस बताने, और ऑक्टेट रूल हम बहुत बार टर्म यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल होता क्या है कि मान लो, फिर से मान लो, किसकी बात करते हैं हम? सोडियम की। इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन? बीच में न्यूक्लियस और ऑर्बिट। पहले इलेक्ट्रॉन होंगे 2, ये होता है 2 8 1, ये होता है, ठीक है, 2 8 1। अब बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7, और ये मान लो 8 इधर है, और लास्ट वाले शेल में है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 8। ठीक है, तो ऑक्टेट जो रूल है वो है क्या? जब भी कोई भी एटम रिएक्ट होता है या किसी से लिंक होता है, और उसके वैलेंस शेल में सिर्फ हो कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई भी 2 एलिमेंट हैं E प्लस E हैं, ठीक है, जब वो रिएक्ट हों और उनके वैलेंस शेल में या तो वो गेन करे, जरूरी नहीं वो लिंक ही हो रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे, किसी भी तरीके से। अगर उसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइप के प्रॉपर्टी को उन्होंने बोला था ऑक्टेट रूल, कि भाई कोई भी एलिमेंट के अंदर आने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन।
अब ये 8 का टर्म कहां से आया, ये वाला जो ऑक्टेट का नाम था ये आया ही क्यों? ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, वही कॉसेल और लुइस, ठीक है, उनने क्या बोला था, उनने ये थ्योरी किस चीज के ऊपर दी थी, उनने सिर्फ एक ही चीज खटक रही थी, वो थी नोबल गैस। क्या थी तुम्हारी? नोबल गैस। उनने कहा नोबल गैस इनर्ट क्यों है, ठीक है, तो उनको सिर्फ एक ही लॉजिक दिखा। क्या लॉजिक दिखा? हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए, हीलियम के क्या अगर छोड़ दिया जाए, तो उन्हें सिर्फ एक ही लॉजिक दिखा कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थ्योरी कहां से आई? ये थ्योरी आई इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस से। ठीक है, उनने कहा अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर रिएक्ट करने के बाद या क्या नॉर्मल भी ग्राउंड स्टेट में अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो इनर्ट और स्टेबल होगा। उनने ये सीधे सीधे बोल दिया था। ठीक है, क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि उनने कहा जैसे हम बोलते हैं ना शर्मा जी का लड़का ऐसा है, वैसे ही तुम भी करो। ठीक है, तो वैसे कहा जैसे कि शर्मा जी का लड़का मतलब नोबल गैस है, वैसे ही तुम बनो। जैसे वो गैस क्या है? स्टेबल है और इनर्ट है, जैसे वैसे ही दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे के या लेके या शेयर करके क्या करे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब आखिरी का ऑर्बिट कंप्लीट, मतलब आखिरी का क्या आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करे तो, और उसके अंदर जाए 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो भी हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, वो भी हो जाएगा स्टेबल। ठीक, तो ये रूल आया, सिंपल सी बात है, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। समझ गए बात? ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कौन दे देगा तुम्हारा? Na+ बन जाएगा। Na+ बन जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8, और 2 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्टेबल। ऐसा थ्योरी दी थी किसने? किसने दी थी? ये दी थी लुइस और कॉसेल ने। ठीक, अब इसका ही एग्जाम्पल लेके हमने पिछली बार भी देखा था, Na+Cl- इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 और ये क्या है? 2 8 7। ठीक है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं आउटर मोस्ट में। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने, 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ले नहीं सकता। ठीक, तो ये क्या करेगा? ए इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। और कंपाउंड क्या बनेगा तुम्हारा? NaCl, जो कि सॉल्ट होता है। इधर Na कितना है? 2 8, Cl कितना है तुम्हारा? 2 8 8। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो ये हो गया स्टेबल। समझ गए ये बात? ठीक है, और कर्नल और हमने इनर शेल को देख लिया था। ठीक, चलो ये कुछ उनने क्या, ये होता है तुम्हारा ऑक्टेट रूल। ठीक, इतना तो समझ गए ना? चलो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है? ठीक है, सिग्निफिकेंस ये है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि सिर्फ यही थ्योरी थी। ठीक है, यही थ्योरी थी जो लुइस ने दी थी वैलेंसी के ऊपर, जो कि बता पा रही थी कि कंपाउंड कैसे रिएक्ट कर रहा है और उसकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस तो भाई यही था। और दूसरी थ्योरी काफी हद तक, ये वाली जो थ्योरी दी थी ऑक्टेट कंप्लीट वाली, ये काफी हद तक क्या है? हाँ भाई, ये लगती है, मतलब ये जो ऑक्टेट जो थ्योरी है ये ऑलमोस्ट ट्रू है। ठीक है, ये बात आ गई। चलो, इनके तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इनकी चीजें भी थी कि एक था एक्सपांशन, ऑक्टेट रूल में एक था एक्सपांशन। एक्सपांशन में मतलब क्या था कि कई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास आखिरी इलेक्ट्रॉन, मतलब आखिरी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, उससे भी ज्यादा रहते हैं, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि कौन से होगा हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट? Cr, क्रोमियम, ठीक है, Mn। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनके पास क्या रहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा रहते हैं। समझ गए भाई? ये एक्सपेंशन था। और दूसरा क्या था? दूसरा, अगर एक एक्सपांशन हो गया, एक होगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या था कि भाई कई ऐसे एलिमेंट है जिनके पास 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं। समझ गए बात? 8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से भी कम होते हैं। तो ये थ्योरी दो चीज पर भी है। अब एक चीज और, वो क्या है कि Fe मान लो 2+ है। ठीक है, Fe 2+ है। ये होते हैं हमारे स्यूडो इनर्ट गैस। अब ये होता क्या है? स्यूडो इनर्ट गैस। मतलब ये क्या करते हैं? अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह
18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और अपने आप को बताते हैं स्टेबल। ठीक है, अब 18 इलेक्ट्रॉन है तो हाँ स्टेबल तो है, लेकिन स्टेबल बताना है तो क्या इनर्ट। लेकिन उनने क्या बोला था, उनने बोला था कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके पास है 18, तो इसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। समझ गए, बस 8 नहीं, 8 से ज्यादा कितने, 18। ठीक, तो उसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस। समझ गए ये बात, समझ गए ये बात। ठीक है, चलो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस क्या थी वो देखते हैं हम। लिमिटेशन क्या थी इसकी कि ये जो ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट जो रूल है ये सिर्फ अप्लाई होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक, ये इसका एक लिमिटेशन था कि भाई सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बता सकते हैं हम, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है तब हम नहीं बता सकते। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी, अगर ये बात करते हैं नोबल गैस की, ठीक है, नोबल गैस अगर इनर्ट होता है, ठीक है, जिस सोर्स से ये पूरी थ्योरी आई थी, ठीक है, क्या इनर्ट गैस से आई थी कि नोबल गैस इनर्ट होते हैं। ठीक, इनर्ट होते हैं मतलब वो कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन कई नोबल गैस हैं वो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं भाई, जैसे कि जेनॉन। ठीक है, और क्रिप्टॉन भी बनाता है कहीं ना कहीं। जेनॉन हमने देखा है, ZeF2 वगैरह देखे हमने, कंपाउंड देखते हैं, अब वो तो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी यहां पे भी फेल हो गई थी। दूसरी बात ये क्या नहीं तीसरी बात क्या है, दूसरी नहीं तीसरी बात, थर्ड बात क्या है तुम्हारी कि भाई ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर, ये नहीं बता पाया था ऑक्टेट रूल, ये नहीं बता पाया था। ठीक है, 3 लिमिटेशंस हो गई। सिग्निफिकेंस क्या था, सिग्निफिकेंस ये था कि सबसे अच्छे तरीके से वैलेंसी का यूज इनने ही करा था। ठीक है, वैलेंसी के यूज से इनने बताया था कि भाई कैसे क्या कंबाइन हो सकता है, वैलेंसी कितनी हो सकती है, ये बता सकता। सिग्निफिकेंस में नहीं, एक चीज उन्होंने क्या बताया था, एक चीज उन्होंने लिमिटेशन में ये बताया था, क्या नहीं बता पाए थे कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये नहीं बता पाए थे, केमिकल बॉन्ड कौन सा बन रहा है ये नहीं बता पाए थे। ठीक है, ये ऑक्टेट रूल नहीं बताता। ठीक, ये इसके लिमिटेशन थे। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा कि राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे, हमें वो बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड क्या होता है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि पता रहेगा तो अच्छे से पता हो, मतलब अच्छा अगर तुम्हें पता रहेगा ना कि आयोनिक बॉन्ड कैसे होता है तो तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक, देखो आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, आयंस, आयंस पार्टिसिपेट करके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, आयोनिक जो बॉन्ड है वो बनता कैसे है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयोनिक बॉन्ड। वो मोस्टली क्या होते हैं, वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है ट्रांसफर, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे KCl, जैसे NaCl, समझ गए। तो ये होता है तुम्हारा किसका, इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अब वो होता कैसे है, मेटल होते हैं कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल होते हैं नेगेटिव चार्ज, है ना। ठीक, जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आते हैं, ठीक है, तो एक बॉन्ड बनता है, उसको ही हम बोलते हैं, इसको मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग। क्या मतलब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसको ही हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। अब देखो प्लस और माइनस के बीच की जो बॉन्डिंग है क्या वो स्ट्रांग होगी कि वीक होगी, हाँ जी, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्ड, ये होता है तुम्हारा स्ट्रांग बॉन्ड। समझ गए बात, देखो इतना तो तुमने समझ लिया, समझ गए। देखो अब हम बात करते हैं कि जो मेटल है, मेटल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब मेटल कन्वर्ट होगा, जैसे कि सोडियम किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा Na+, क्या करके, एक इलेक्ट्रॉन को देके। ठीक है, अगर 2 Na होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 Na। देखो यहां पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कन्वर्ट हो जाएगा वो Na+ में,
ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया मेटल का, ये है मेटल। अब दूसरा आता है नॉन मेटल, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन दिया है ये पकड़ लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस में। ठीक है, ये जो जिस एनर्जी से इसने इसको गेन करा होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए ना ये बात? अब मैं तुमसे बोलूं जितने जल्दी मेटल क्या होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा, मतलब आयोनाइज होगा। ठीक है, और जितने जल्दी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी, मतलब क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उतने जल्दी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। समझ गए? तो एक फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई तुम्हारी? देखो, एक कंडीशन क्या हो गई तुम्हारी कि भाई आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी अगर तुम्हारी कम हो, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसको मैं सीधे लिख दूं इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एफिनिटी, मेटल की एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए अगर हाई हो, ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड तुम्हारा फास्ट बनेगा। ठीक है, तो एक फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई तुम्हारी? ये हो गई। समझ गए बात? ठीक है, जितनी कम एनर्जी में क्या निकल जाए तुम्हारा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, और जितनी जल्दी से तुम्हारा ये जो है नॉन मेटल है वो उसको गेन करे और क्या बना ले? कंपाउंड बना ले, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ईज फॉर्मेशन ऑफ क्या? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, किस का? मेटल और नॉन मेटल का। तो ये तुम्हारी हो जाएगी पहली फेवरेबल कंडीशन। समझ गए? चलो, पहला तो हमने देख लिया, और क्या क्या हो सकता है? ठीक है, चलो थोड़े और पॉइंट देखते हैं हम। क्या? देखो, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझ गए बात? जैसे कि सोडियम और Cl के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये Na प्लस देता है, ये Cl माइनस देता है, एक माइनस। ठीक है, तो वन जो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, जितने ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। सुनो, अब दूसरा अगर एग्जांपल दें, Mg+O मतलब 2+2- ये बनाएगा MgO। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं? देखो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2। अब मान लो हम बात करते हैं Al और N के बीच में, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 3। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ये क्या बनाएगा? Aln। समझ गए? कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी? 3 वैलेंसी। समझ गए बात? तो ये होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। समझे? ठीक, चलो, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। और एक चीज और आयनिक कंपाउंड की, पूरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अच्छे से हो जाएगा। सुनो, ये और जितनी ज्यादा क्या, सिर्फ जो मेटल है वो ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकता है। किसको? नॉन मेटल को। ठीक है, किसको? नॉन मेटल को। ठीक है, मैक्सिमम वो 3 इलेक्ट्रॉन ही करता है ट्रांसफर। समझ गए? चलो ठीक, ये होगा एक पॉइंट। और देखो, एक और, अब फेवरेबल कंडीशन पे आते हैं हम। दूसरा, इट शुड बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब तुम्हारा डेल H क्या होना चाहिए भाई? डेल H होना चाहिए तुम्हारा नेगेटिव। ठीक, डेल H क्या होगा तुम्हारा? नेगेटिव। मतलब ये क्या होनी चाहिए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये होती कैसे? मान लो फिर से भाई, सोडियम और NaCl मतलब Cl मिले, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होगी? सोडियम पहले प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस में कन्वर्ट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी ज्यादा होगी। और Cl को भी तो कुछ गेन करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो इन टोटल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। और जब ये कंपाउंड बनता है तो ये बनता है थोड़ी कम एनर्जी से, इसके कन्वर्जन के कम एनर्जी से बनता है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो बाकी की एनर्जी कहां गई?
वो रिलीज हो गई, वो क्या हो गई तुम्हारी, फुर्र हो गई, वो हो गई तुम्हारी रिलीज। और रिलीज एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या होनी चाहिए तुम्हारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए, समझ गए, ठीक है। और चलो थर्ड और फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं, जो कि हम देख चुके हैं अभी। कैटायन जो है वो होना चाहिए लार्जर, कैटायन शुड बी लार्जर, शुड बी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, ठीक है। लार्ज साइज का होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो उससे क्या होगा, उसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी, मतलब एनर्जी उसे कम देनी पड़ेगी। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए, पता चला कि तुम उसके साथ क्या करने गए, बॉन्डिंग करने गए, ठीक है, और उसने तुम्हारा ही इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये नहीं होना चाहिए मेटल के साथ, मेटल वैसे तो करेगा नहीं ऐसा, ठीक। तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और सिमिलरली उसका ही वाइस वर्सा उल्टा कर दो, ठीक, उसका ही अपोजिट कर दो। क्या होगा, जो एनायन है वो स्मॉल साइज का होना चाहिए और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ये होते हैं कुछ फेवरेबल पॉइंट, समझ गए बात, ऐसे बनता है तुम्हारा आयनिक कंपाउंड, ठीक। तो ये सब हमने देख लिया है, और अगर प्रॉपर्टीज देखनी है तो अपन आगे देख लेंगे थोड़ा सा। चलो ठीक है, यहाँ पे समझ गए फेवरेबल पॉइंट कितने थे, 4 थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, इसके कारण क्या होगा, इजी फॉर्मेशन हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव आयन बन गया और नेगेटिव आयन बन गया तो तुम्हारी बॉन्डिंग भी बहुत इजीली हो जाएगी, समझ गए बात। दूसरा था कि ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। क्यों होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो फॉर्मेशन करने के लिए हमें एनर्जी लगी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली, ठीक है, वो एनर्जी होती है ज्यादा, लेकिन कंपाउंड की एनर्जी होती है कम, तो बाकी की एनर्जी हो जाती है रिलीज, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए बात, ठीक। चलो अब देखो जो थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो कैटायन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, समझ गए बात, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और जो एनायन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी खींच पाएगा, समझ गए, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तुम्हारा मेटल तो वो जल्दी पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी खिंचवा पाएगा, ठीक है। तो ये होती हैं फेवरेबल कंडीशंस किसकी, आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, समझ गए ये बात, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं हम क्वेश्चन, देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हमारा कह रहा है कि डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर्ड मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ये क्या बताता है, ये क्या बताता है तुम्हें, शेप बताता है ना, ठीक है। तो ये क्या बताता है, शेप, शेप बताता है। और इनने एक चीज और बोली थी कि जो शेप है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करता है, उनके नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कैसे, ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। हमें पता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, वो एक होता है कौन सा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बनाते हैं बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो इतना तुम्हें पता है। इसके बाद सेकंड क्या होते हैं तुम्हारे, एक होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो तुम, मतलब कि अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड क्यों हुआ, इसलिए वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। और ये क्या है तुम्हारे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हम अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारा, ठीक, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1s2, फिर होगा 2s2, ठीक है। तो कितने 4 होगा तुम्हारे पास। अब देखो इधर, यहां पे ध्यान दो, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा ऐसा, ठीक है। तो ये जो 2 बॉन्ड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, ठीक है। तो इनकी शेयरिंग से बनते हैं तुम्हारे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिर्फ वैलेंसी शेल की अगर हम बात करें, ये तुम्हारा कौन सा है, सेकंड ऑर्बिट है, तो तुम्हारा ये वैलेंसी शेल है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से हैं, ये 2। तो इसके पास मतलब कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो बात एक हो गई। सेकंड बात ये है जो मेन है कि वो डिपेंड शेप पे, शेप डिपेंड करता है उस पे, किस पे, 2 इलेक्ट्रॉन पे। जैसे कि अगर हम मानते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं H2O का, ठीक है। H2O का हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर, जैसे अभी हमने देखा 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, और यहां पे बॉन्ड होंगे H और H। और हमने एक चीज और देखी है जो सबसे ज्यादा मेन है, हमने एक क्या देखा था, हमने ऑर्डर देखा था, किसका ऑर्डर, भाई की लोन पेयर
और लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा क्या होता है? रिपल्शन। बहुत अच्छे। उसके बाद किसके बीच में होता है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और सबसे कम मिनिमम रिपल्शन होता है किसके बीच में? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ये पता है ना हमें? ठीक है, नहीं पता है तो अब पता चल गया। ठीक है, तो अब मत बोलना नहीं पता। इतना समझ गए हो? किससे सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके में होता है? लोन पेयर के बीच में। चलो हम वापस आ जाते हैं एग्जाम्पल पे कि ये लोन पेयर है। ठीक है, ये कुछ लोन पेयर है, इनको हम ऐसे शो कर देते हैं। ये करेंगे एक दूसरे को रिपल। सेकंड किसकी बात आएगी? फिर लोन पेयर करेगा बॉन्ड पेयर को रिपल। तो ये क्या करेगा? एक ऐसी डिस्टेंस मेंटेन कर लेगा जहां पर रिपल्शन क्या हो? कम हो। मतलब इनके बीच में लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन कम लग रहा हो और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन कम लग रहा हो। तो अब बताओ इससे क्या क्या चेंज हो गया? एक तो तुम्हारा ये पूरा लीनियर शेप हो रहा था, लेकिन अब लीनियर शेप नहीं है, इसको हम बोलते हैं बेंट शेप या फिर वी शेप। ठीक है, तो अब देखो, तो जब शेप में चेंज आया है तो एंगल में भी चेंज आया होगा। तो यहाँ पे एंगल उसका होता है ज्यादा, यहाँ पे हो जाता है कम। लीनियर का 180 होता है, लेकिन H2O का इतना नहीं होता है, हमें पता है ये बात। ठीक है, हम देख भी चुके हैं। इतना समझ गए? ठीक है, तो ये बोलता है तुम्हारा कौन सा मॉडल? ये वाला मॉडल, वेस्पर मॉडल। ठीक है, इतना समझ गया तुम? इतना समझ गया ना? चलो अब हम किसकी बात करते हैं? हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। इतना तो समझ में आ ही गया है हमें। आ जाओ, इतना तो समझ में आ गया हमें। अब क्या करेंगे हम? देखो, सिर्फ इनको देखते चलो और बस देखते चलो इनके पास लोन पेयर है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं BeCl2 की। ठीक है, BeCl2 की। ठीक है, तो क्या होगा? Be तुम्हारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, सेंट्रल मेटल हो गया ये। और Cl क्या जुड़े हैं? ये Cl और Cl जुड़े हैं टर्मिनल पे। तो बताओ क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं है लोन पेयर। अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है, ठीक है, इसका एटॉमिक क्या होता है? नंबर 4 होता है ना। देखो 4 होता है, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी शेल क्या होगी इसकी? 2s2। क्या इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। चलो ये है, लेकिन इसके पास जो p ऑर्बिटल है वो भी तो एम्प्टी पड़ा है। sp सेकंड में p आएगा, तो ये क्या होगा? ये जंप करेगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर बनेंगे कितने? 2। ठीक है, तो जब इसके पास लोन पेयर ही नहीं है और कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर हैं इसके पास 2। बॉन्ड पेयर है जब इसके पास 2, तो शेप कौन सा बन रहा है तुम्हें दिख रहा है? लीनियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लीनियर इन शेप। लीनियर शेप। समझ गए इतना? ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया है ना? ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसकी? BeCl2 की। चलो इधर आ जाओ, अब BeCl2 पे आ जाते हैं हम। BeCl3 की, सॉरी 2 नहीं है वो 3 है। अब यहां पे देखो, ये तुम्हारा बोरॉन बीच में है। ठीक है, एक Cl यहां पे लगेगा, एक Cl यहां पे लगेगा, एक Cl यहां पे लगेगा। ठीक है, इतना लगेगा। अब ये बताओ, ये तुम्हें शेप कौन सा दिख रहा है यहां पे? चलो मैं बना देता हूं। ये शेप कौन सा दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है तुम्हें ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगुलर शेप दिख रहा है तुम्हें? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ही प्लेन पे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल शेप का दिख रहा है तो ट्राइंगुलर, या फिर उसको तुम लिखोगे क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ के? एक ही प्लेन पे होगा। ये 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास। कितने हैं? 3 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हैं इसके पास कितने? 3। इतना समझ गए हम? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी जल्दी से। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका आंसर बताओगे तुम? हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, जरा बताओ। तो एक बात बताओ, हमने क्या सबने पढ़ा है, जहां मैम ने बताया था एक बात, कि अगर बॉन्ड पेयर और जितने लोन पेयर हैं उनको हम सम कर देते हैं और -1 कर देते हैं तो क्या आ जाता है तुम्हारा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है। चलो हम आगे भी देखेंगे इसको। अभी हम बात करते हैं किसकी? SiCl4 की। SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा? सिलिकॉन होगा तुम्हारा बीच में। ठीक है, और यहां पे लगेगा एक Cl, यहां पे Cl लगेगा और एक यहां Cl लगेगा। ठीक है, 3 तो होगा, एक कहां लगाओगे? एक इधर लगाओगे। ठीक है, ऐसे तुम्हारे स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर किस बेस पे बन रहा है? सबसे पहली चीज तो ये बताओ कि भाई रिपल्शन कितना मिनिमम हो सकता है, उस बेस पे तुम क्या जमा रहे हो, उस बेस पे तुम एटम्स को अरेंज कर रहे हो। ठीक है ना? चलो अब यहां पे देखो, ये शेप कैसा दिख रहा है तुम्हें? ये ऐसा कुछ पिरामिड टाइप का दिख रहा है क्या तुम्हें? पिरामिड टाइप का दिख रहा है, मतलब ये ऐसा है, एक यहां पे ऐसा जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये और ये तो एक दूसरे से जुड़े ही हैं, तो पिरामिड टाइप का दिख रहा है तुम्हें, तो इसको बोलते हैं क्या? पिरामिड टाइप का दिख रहा है। लेकिन
ये क्या है? ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर का नाम क्या है? टेट्राहेड्रल। सुनो, पिरामिड तो दिख रहा है, पिरामिड कब बनता है? जब तुम्हारा लोन पेयर होता है कोई, ठीक है। चलो हम वो आगे भी देखेंगे। तो ये क्या है? देखो, अब पिरामिड नहीं देखना, हमें क्या देखना है? यहां पे देखो, इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं है कोई लोन पेयर। देखो तो क्या होगा, यहां पे तुम्हें 4 हेड दिख रहे हैं, 4 हेड दिख रहे हैं तुम्हारे की, तो टेट्रा हेड, हेड्रल तो तुम लगा ही लोगे अगर इतना तुम्हारे दिमाग में आ गया तो, ठीक है। तो टेट्रा मतलब 4 और हेड मतलब हेड, हेड मतलब तुम बॉन्ड से समझ लेना, ठीक है उसको। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? AsF5 की। देखो ये क्या है अब तुम्हारा, अब बात थोड़ी सी यहां पे बिगड़ने वाली है। कैसे बिगड़ेगी? कि भाई जो है AS तुम्हारा बीच में रहेगा, और अब तुमको ऐसे क्या करना है, तुम्हें ऐसे अरेंज करना है जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। तो हम एक आदमी लगा देते हैं, ठीक है। अब आदमी कैसे लगेगा? देखो ये बनेगा एक तुम्हारा, ठीक है, एक मैं ऐसे लगा सकता हूं इसको, ठीक है। तो अगर इसको तुम थोड़ा सा रोटेट करके देखो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा कि ये एक बंदा है, ठीक है, ये उसके 2 हाथ हैं और ये पैर है, ठीक है। तो ये क्या है? 2 पैर इसके अलग है। तो सुनो, अब इतने स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? सिर्फ इतने स्ट्रक्चर को अभी हमने देखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल, ट्रायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो बस नाम कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे F लगा दो, यहाँ F लगा दो, पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा बना। अब इतने स्ट्रक्चर को हम सिर्फ क्या बोलते हैं? अगर मैं इन दोनों को ऐसे हाइड कर लूं, हम क्या बोलते हैं? ट्रायगोनल। तो लिख दो ट्रायगोनल, ट्रायगोनल। अब देखो 2 एक्स्ट्रा हैं तो लगा दो बाय। अब 2 एक्स्ट्रा क्या है? हम मान लेते हैं उसके पास 2 क्या है? 2 एक्स्ट्रा पैर हैं, पैर हैं या हाथ हैं, तो क्या बोलोगे तुम? ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। समझ गए इतना बात? चलो अभी तक हमने किसकी बात नहीं करी थी? हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सुनो, अगर तुमसे पूछ लिया कि SiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम लगाओगे, अगर तुमने ये वाला नहीं देखा है तो वीडियो में जाके देखना, उसमें क्या बताया था मैम ने कि जितने बॉन्ड पेयर हों प्लस जितने लोन पेयर हों उनको माइनस कर दो 1 से, ठीक है। तो SiCl4 की अगर हम बात करते हैं, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 4। अगर हम लोन पेयर हैं नहीं है तो +0 -1 कितना आएगा? 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3। लेकिन 5 वाले में मत लगाना, 5 वाले में नहीं लगेगा क्योंकि इसके पास क्या हो जाएगा? 5 - 1 मतलब 4। sp4 होता है क्या? p ऑर्बिटल तो तुम्हारे पास कितने हैं? 3 ही है, तो sp4 होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसका हो जाता है sp3d, या फिर dsp3 लिखते हैं इसको, dsp3। समझ गए? ऐसे ही तुम बाकी का भी निकालोगे, ऐसे ही तुम बाकी का भी निकालोगे, ठीक है। तो सुनो, अब हमारे पास कौन सा बच गया है? हमारे पास बचा है एक H2S और PH3। ये सब कौन से थे? जिनके पास बॉन्ड पेयर थे, ठीक है। इसके पास बॉन्ड पेयर 2 थे, इसके पास 3, इसके पास 4, इसके पास 5, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर है? 5 बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास? 5। इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? तो BP लिख रहा हूं मैं, कितने हैं इसके पास? 4। और इसके में तो अपन ने 3 और 2 वाले देख लिए, ठीक है। इसकी तुम टेबल बना सकते हो विथ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो वो लिखते चलना। अब चलो हम वापस आते हैं किस पे? H2S पे और PH3 पे। देखो मैंने क्या बोला था? H2S और PH3, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं। देखो H2S और एक है हमारा PH3। अगर मैं PH3 के आगे एक ऐसे लगा देता हूं तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे? कि हाँ इसके पास क्या है? लोन पेयर है। चलो बहुत अच्छे। अगर मैं S के ऊपर 2 लगा देता हूं तो इसके पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली में आता है, याद आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में आता है, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। चलो ठीक है। देखो अगर मैं S को इधर लिखूं सेंट्रल पे, और यहां पर एक लोन पेयर और यहां पे एक लोन पेयर बना दूं, तो क्या इसका शेप लीनियर होगा? तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं अभी। और मैं क्या करूं, अगर फॉस्फोरस को बीच में लिख दूं, ठीक है, फॉस्फोरस को मैं बीच में लिख दूं और यहां पे एक लोन पेयर भी लगा दूं, ऐसा लोन पेयर मैंने लगा दिया, और मैं इसको ऐसे लिख दूं H H H, तो क्या ये सही होगा? क्वेश्चन है तुमसे, ठीक है। आंसर बताओ, यस या नो? ठीक, चलो आंसर आ गया होगा, मेरे को पता है। देखो अब तो तुम्हें पता है एक चीज, क्योंकि हम H2O का देख चुके हैं, H2O का देख चुके हैं। उसमें क्या था कि भाई ये रिपल्शन शो करता है, क्योंकि लोन पेयर का बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, ठीक है। अब जो है, जो हाइड्रोजन का ये वाला जो मॉलिक्यूल था, H2S का जो मॉलिक्यूल था, ये लोन पेयर के रिपल्शन को इसने तो मिनिमम कर दिया,
लेकिन एक और बैठा है रिपल्शन, उसको हम बोलते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो ये करेगा रिपल, दो रिपल्शन इसमें शो होंगे। कौन से? जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे और मिनिमम रिपल्शन पे। तो क्या होगा, जब ये एकदम मैक्सिमम रिपल्शन पे डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसके कारण क्या होता है, ये S, ठीक है, यहां पर एक H और यहां पर एक H, और ये दो लोन पेयर तो बाकी इधर ही हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तुम्हें कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, H2O का कितना था, H2O का था तुम्हारा बेंट, और इसका भी क्या होता है, बेंट शेप, बेंट शेप, या फिर इसको बोल सकते हो V शेप या एंगुलर। ठीक है, दो नाम होते हैं। अब चलो यहां पे आते हैं हम बात, अगर मैं तुमसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछता हूं तो H2O की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वही H2S की होती है। ठीक है, चलो इसमें अब हम देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ बॉन्ड पेयर का देख रहे थे ना, अब क्या देखना है तुम्हें, लोन पेयर का भी देखना है। देखो तो कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं और दो बॉन्ड पेयर हैं, कितना हो गया 4, और हम क्या करते हैं -1, 4 - 1 क्या होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। आंसर ऐसे लेके चलना है तुम्हें, बस कॉन्सेप्चुअल चलो आंसर आ जाएगा। अब इधर पे आ जाओ, क्या होगा, ये जो है ये आपस में क्या करेगा, रिपल करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहां पे काम करेगा एक रिपल्शन, कौन सा रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, क्योंकि इसके पास एक ही लोन पेयर है तो लोन पेयर नहीं करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का करेगा। तो अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का जब करेगा तो ये आपस में सिर्फ ये वाले दो क्या हो जाएंगे, बैंड हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से उससे दूर हो जाएंगे, जिसमें मिनिमम रिपल्शन हो, थोड़े से उसके दूर होगा। तो मान लो मैं इसको ऐसे बनाऊं, P, यहां पे ये H और यहां पर एक H। ठीक है, अब आप पूछेंगे हमसे कि इनके बीच में रिपल्शन कितना होता है, एकदम मिनिमम। याद आ रहा है, ऑर्डर पढ़ा था हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसका शेप बता दो। अब अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने बोला था कि उसके पास लोन पेयर नहीं था, इसलिए हमने उसको टेट्राहेड्रल बोला था, याद आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो अब बता दो आंसर। ठीक है, तुम्हें क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करें तो क्या दिख रहा है तुम्हें, ट्रायगोनल। ठीक है, ट्रायगोनल, और शेप लोन पेयर की वजह से क्या दिख रहा है तुम्हें, पिरामिडल टाइप का। तो पिरामिडल, ट्रायगोनल, पिरामिडल। अब बाय पिरामिडल किस में था, 5 वाले में, जिसके पास 5 बॉन्ड पेयर थे, जिसमें हमने बोला था कि अब उसके पास हाथ भी आ गए हैं, तो हमने बाय पिरामिडल से हमने पैर बोला था या हाथ बोलना, तुम्हें जो बोलना है वो बोल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम बताओगे क्योंकि बाकी सबका अपन निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो इसका भी तुम निकाल सकते हो। अब उसमें 2 लोन पेयर थे, 2 बॉन्ड पेयर थे, इसमें 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। तो अब तुम्हें आंसर पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शेप का डिस्कशन, किसके लिए, अपना इस बेस पे, इस थ्योरी के बेस पे। और थ्योरी का नाम अब तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या भी पता है, रिपल्शन किसका ज्यादा है, उसके बेसिस पर तुम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। समझ गए इतना? ठीक है, अब मैं ये बस एक चीज चाहता हूं तुमसे कि इसका टेबल बना लेना कि भाई ये बॉन्ड पेयर, ऐसे नहीं सिर्फ इसका नहीं, क्या लिखोगे तुम, जैसे कि 2 बॉन्ड पेयर थे तो लीनियर शेप, 3 बॉन्ड पेयर थे तो ट्रायगोनल, और जब 4 बॉन्ड पेयर आए तो टेट्राहेड्रल, ऐसे बस बना लेना। बॉन्ड पेयर इतने, लोन पेयर 0। ठीक, ऐसे ऐसे करके बना लेना, और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन भी लिखते जाना। समझ गए? सिर्फ इसका कौन सा था, DsP3, बाकी सब अपन को पता है, तुम निकाल लोगे, मेरे को पता है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो देखो मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं बस, कि जो हमने देखा था ना SiCl4 वाला, ठीक है, तो उसका देखो SiCl4 है, Si क्या होगा, तो बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन बहुत कम, रिपल्शन होता है मिनिमम। ठीक है, तो उसको अरेंज कैसे करोगे तुम, Si, यहां पे Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, और क्या समझोगे इसको, हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो उसको बेंट मत करना, क्यों बेंट मत करना, क्योंकि जो रिपल्शन है वो क्या होगा, एकदम मिनिमम। बाकी तो तुम समझ गए हो। ठीक है, चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और अभी के लिए मैं चलता हूँ, अब आगे वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक, तो याद रखो एक चीज़, लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।